अगर मुसलमान आंदोलन करें तो आतंकवादी, सिख आंदोलन करें तो खालिस्तानी। जो भी भारत के देश के वीर रहे हैं, सपूत रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, सबने संघ परिवार का बाइकॉट किया था। और सरदार भगत सिंह भी हमेशा संघ परिवार के खिलाफ थे। उनके खिलाफ खुद केस लड़ने वाले संघ परिवार के ही लोग थे। कि आप आए और बैठे, आपको ये सबूत तो दीजिए कि देशविद्रोही वाला या देश विद्रोही वाला या देश के खिलाफ कोई एक नारा लगा रहा है। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो नवोदया टीवी ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ नौजवान ने जिहड़े वो भी ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ तरीके दे नाल अपनी हाज़री लवा रहे हैं और इन्हां खेती कानूनां दा विरोध कर रहे हैं। सो साडे नाल इह जनवादी नौजवान सभा जो दिल्ली के नौजवान ने ये पहुँचे ने और उन्हां नाल गलबात करते हैं। सब तो पहला वीर जी तुहाडा स्वागत है सारिआं दा। आपका भी स्वागत है। सब तो पहला अपना नाम दसो। मेरा नाम मिर्ज़ा है और मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा दिल्ली का एक मेंबर हूं और हमारे साथ दिल्ली ही नहीं, हरियाणा और पंजाब तीनों ही यूनिट के आज यहाँ मेंबर मौजूद हैं। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ है, पर खट्टर सरकार ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो किसान भाई हमारा सत्य का साथ देता है और जो अपनी मेहनत से बीज का रोपण कर कर फसल को उगाता है, वो चाहे दिल्ली का हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, जो राजनीतिक फासलों में बह जाता है वो कभी भी किसी भी आंदोलन में साथ नहीं देता है। उसकी वजह यह है कि वो अपनी राजनीतिक समीकरणों को देखने लगता है। अव्वल बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर सिर्फ अपने लिए नहीं आए बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए आए हैं। ये किसान सिर्फ पंजाब के लिए, यहाँ पर सिर्फ जो किसान हैं, हम ये देख रहे हैं कि मैं दिल्ली से हूँ लेकिन मेरे पिता बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं। यहाँ पर हरियाणा के भी हैं, पंजाब से भी हैं और भी राजस्थान और दूसरे लोग भी हमने देखा है। किसान जो भी होगा वो सत्यता से इस काले कानून को वापस लेने की मांग करेगा। उसकी वजह यह है कि जब कोई चीज़ तुम स्टॉक कर लोगे, प्राइवेटाइजेशन कर लोगे, जैसे हमारे देश में पहले प्राचीन काल कह लीजिए या आज़ादी से पहले कह लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज को कायम करने के लिए भारतीय जमींदारों और किसानों को गुलाम बनाया था, सेम वही कानून अब भारतीय सरकार कर रही है। फ़र्क इतना है, वो गोरी चमड़ी के थे, ये काली चमड़ी के हैं। ਜੇਕਰ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं आपको बताऊं, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ मैं आज नहीं, मैं आपको बात को रोक रहा हूँ और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। आई एम प्योर इंडियन। माई फादर इज़ अ प्योर इंडियन एंड माई ग्रैंड फादर इज़ अ प्योर इंडियन। ये मेरा फ़ख्र है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मेरे दादा पुरख दादा हर सबने, उनकी रगों में भारतीयता बसी हुई है। इस सरकार से मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या सन 2014 से पहले पाकिस्तान नहीं था? क्या सन 2014 से पहले चाइना नहीं था? क्या सन 2014 से पहले इस देश में मुसलमान और सिख समाज नहीं था? अगर मुसलमान आंदोलन करें तो आतंकवादी, सिख आंदोलन करें तो खालिस्तानी, हमारा जो SC ST समाज है वो आंदोलन करें तो उनको नीच जाति कह दो या दूसरी नक्सली एक्ट कह दीजिए। अगर बंगाल में कुछ कह दो तो उनको नक्सली कह दिया जाता है। आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? इस देश में शायद वही रहेगा जो संघ की परिभाषा बोलेगा। और याद रखो, शहीद भगत सिंह हो, चाहे सरदार अशफाकुल्ला खान हो या सरदार चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे भगत या सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो,
जो भी भारत के देश के वीर रहे हैं, सपूत रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, सब ने संघ परिवार का बाइकॉट किया था। ये लोग कहते हैं सरदार पटेल हमारे आदर्श हैं। मैं उनको बता दूं, जब भारत की पहली सरकार बनी थी तो उन्होंने सबसे पहले बाइकॉट संघ परिवार का करा था। और सरदार भगत सिंह भी हमेशा संघ परिवार के खिलाफ थे। उनके खिलाफ खुद केस लड़ने वाले संघ परिवार के ही लोग थे। जिन्ना सरदार भगत सिंह का कहने में केस लड़ रहे थे और सरदार भगत सिंह के खिलाफ संघ परिवार केस लड़ रहा था। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ है? मैं आपसे बता दूं, चाहे शाहीन बाग हो, सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, जयपुर बॉर्डर हो, नोएडा गाज़ीपुर बॉर्डर हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने शाहीन बाग में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे या खालिस्तान जिंदाबाद के नारे या उमर खालिद को बीच में आड़ लेकर उन्होंने देश विरोधी, देशद्रोही का जो काम करा है, वो यहाँ पर आएँ और आके शांति से बैठें। वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, और इसी तरह से हम शाहीन बाग के लिए भी कहते थे कि आप आएँ और बैठें। आपको ये सबूत तो दीजिए कि देशद्रोही वाला या देश विद्रोही वाला या देश के खिलाफ कोई एक नारा लगा रहा है। ये किसान है। किसान किसी एक परिवार के लिए अपना बीज नहीं बोता है। अनाज देश दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ बोया जाता है? पंजाब में। अगर आप पंजाब के किसानों की मांग को सुनने के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते हो तो सोचो आप क्या निकालोगे। मुझे सवाल एक करना है, सवाल ये कि क्या मुसलमान अगर इस देश में अपनी बात को बोलेगा तो आतंकवादी क्यों कहलाता है? सिख समाज ने आज अगर अपनी बात को आवाज़ उठाई है तो खालिस्तानी क्यों कहलाया? और अगर आप लेफ़्ट की तरफ चले जाइए, बंगाल में अगर कोई उठाता है तो नक्सली क्यों कहलाता है? आखिर इस देश में कौन रहेगा, इसका फैसला कौन करेगा? केंद्र सरकार या इस देश का सच्चा भारतीय? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू।